प्यारे बच्चों, इस एक चैप्टर की वीडियो बनाने में मेरे को 4 दिन लग गए क्योंकि मैंने पहले तो एनसीईआरटी का पूरा लाइन एक-एक करके छाँटा। फिर मैंने सैंपल पेपर्स भी देखे, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी देखा और बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद मैं इसके अंदर उन क्वेश्चंस को डाल रहा हूँ, जिससे आपको हेल्प मिलेगी एमसीक्यू में, असर्शन रीज़न में, इवन आपके जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं उसमें भी हेल्प मिलेगी और एक एक पूरा एनसीईआरटी का रिवीजन इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका हो जाएगा। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स कवर किए गए हैं जो एग्जाम में बैठने से पहले हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। आज के टाइम पर पेपर बनता है प्रैक्टिकल बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड। तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस डाले हुए हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड भी है और रिपीटेड क्वेश्चंस भी है। तो ये पूरा एक ओवरऑल रिवीजन के लिए अपनी लाइफ का 15 मिनट ईमानदारी से इसमें दो। लव यू ऑल। और सीरीज कंटिन्यू करवाना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, तभी अगला चैप्टर आएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत, बहुत रिसर्च लगता है। अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो मैं समझ जाऊंगा आपको पसंद में आ रहा है। आप कमेंट करके मुझे बताओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको वीडियो आगे देखनी है। अदरवाइज मैं इसको रोक दूंगा। रीज़न आपको क्लियरली पता है, इतनी मेहनत के बाद भी कोई ना देखे तो दुख होता है, बुरा लगता है। लव यू ऑल। खूब अच्छा जाए तुम्हारा पेपर। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास एवोनाइट का रॉड है। ये है एवोनाइट रॉड, ठीक है ना। अब इसको आप हाथ में रख के चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर यही हमारे पास कॉपर का रॉड है, कॉपर, तो कॉपर वाले को हाथ में रख के आप चार्ज नहीं कर सकते। तो रीज़न क्या है? रीज़न क्वेश्चन आप खुद पढ़ना एक बार। एन एवोनाइट रॉड हेल्ड इन हैंड कैन बी चार्ज बाय रबिंग, बट कॉपर रॉड कैन नॉट बी चार्ज लाइक दिस। देखो, भले इसमें हिमाचल लिखा है पर ये ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आ सकता है, क्योंकि हम एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन उठा रहे हैं। लिखा है देखो, एबोनाइट इंसुलेटर है, तो इसका आंसर है कि ये इंसुलेटर होता है। तो इंसुलेटर को आप चार्ज कर सकते हो इजीली। लेकिन जो कॉपर है, कॉपर वो कंडक्टर है। कंडक्टर पे अगर आप चार्ज करोगे तो पता क्या होगा? जो चार्ज है वो फ्लो कर जाएगा धरती की तरफ। तो चार्ज अगर फ्लो कर गया तो कॉपर चार्ज नहीं हो पाएगा। फटाफट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप प्लीज इनको पढ़ते रहो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। चीजों को पढ़ो और कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। अगला क्वेश्चन है, कॉम्ब रन थ्रू वंस ड्राई हेयर। यानी कुल मिला के अगर हम कंघी को सूखे बाल में लगाएंगे, कंघी को सूखे बाल में लगाएंगे तो वो अट्रैक्शन करेगा, ठीक है ना, अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। लेकिन अगर उसी को अगर हम गीले बाल में लगाएंगे बारिश के मौसम में तो क्या होगा? तो देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सूखा कंघी है, सूखा ड्राई, और आपके पास ड्राई कंघी है, ड्राई है ना, बिल्कुल ड्राई कंघी है आपके पास, तो ड्राई वाले में क्या होता है कि जो ड्राई कंघी है वो चार्ज हो जाता है, चार्ज, वो चार्ज हो जाता है। लेकिन जो अगर आपके बाल गीले हैं, मतलब अगर आपके बाल ड्राई है तो कंघी चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर आपके बाल गीले हैं, गीले, तो जो कंघी है वो चार्ज नहीं हो पाता, चार्ज नहीं हो पाता है। क्योंकि यहाँ पर समझ रहे हो बात को? तो यही बात आपको लिखना है। ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द कॉम एंड ड्राई हेयर द कॉम गेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज। कि जो ड्राई हेयर में है ना, फ्रिक्शन होता है तो चार्ज हो जाता है। लेकिन वेट हेयर में क्या होगा, है ना, व्हेन हेयर इज वेट मॉइस्चर प्रिवेंट द कॉम फ्रॉम गेटिंग चार्ज। कुल मिला के चार्ज नहीं हो पाता है। यानी जो वेट है, वेट बाल, वेट हेयर में चार्ज ही नहीं हो पाता, इसलिए ये अट्रैक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन अगर ड्राई है, ड्राई, तो ड्राई में चार्ज हो जाएगा और ये अट्रैक्शन शो करेगा। तो ध्यान रखना, इसके ऊपर एमसीक्यू और सर्सन रीजन कुछ भी बन सकता है। तो ये सब बहुत बेस्ट क्वेश्चन मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के निकाला है, बहुत मेहनत से निकाला है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है ऑर्डिनरी रबर। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर एक रबर है, रबर के टायर है, मान लो टायर, तो रबर का टायर एक इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर, ठीक है। लेकिन जो एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट, ठीक है, एयरक्राफ्ट के जो टायर होते हैं ना, वो कंडक्टिंग रखा जाता है, स्लाइटली कंडक्टिंग। तो क्वेश्चन यही है कि इसको कंडक्टिंग क्यों रखा जा रहा है एयरक्राफ्ट के? क्योंकि देखो, फ्रिक्शन से अगर इस पे चार्ज हो गया, ये फ्रिक्शन से चार्ज हो जाएगा, तो अगर हम कंडक्टिंग रखेंगे तो ये जो कंडक्टिंग रखने से ये फायदा है, अगर हम कंडक्टिंग रखेंगे ना, जैसे मान लो कि फ्रिक्शन से ये एयरक्राफ्ट का टायर चार्ज हो गया, तो कंडक्टिंग रखने से ये फायदा है कि जो चार्ज है वो धरती में चला जाएगा, कंडक्टर से चार्ज का फ्लो होगा, धरती में चला जाएगा। तो एयरक्राफ्ट को हम बचा लेंगे, क्योंकि एयरक्राफ्ट बहुत महंगा आता है। तो लिखा है देखो, ड्यूरिंग फ्लाइट, आप इस क्वेश्चन को पढ़ना। लिखा है ऑर्डिनरी रबर इज इंसुलेटर बट स्पेशल रबर आर मेड ऑफ कंडक्टर। वाई ये नेसेसरी क्यों है? एनसीईआरटी से है, देख लो। ड्यूरिंग फ्लाइट स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज एयरक्राफ्ट पे जमा हो जाता है। स्लाइटली कंडक्टिंग टायर जो है अलाउ करता है चार्ज को फ्लो करने के लिए। प्लीज इसको रीड कर लेना फटाफट, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हीकल कैरिंग इन्फ्लामेबल मटेरियल, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई एक ट्रक है, इसके अंदर पेट्रोल है, पेट्रोल, तो होता क्या है कि हम ऐसे ना लोहे का वो निकाल देते हैं, लोहे का या कंडक्टर, जो जमीन पर घिसता रहता है, जमीन पर। अब इससे क्या फायदा होता है? देखिए, लिखा है व्हीकल कैरिंग इन्फ्लामेबल मटेरियल मेटेलिक रोप्स टचिंग द ग्राउंड। तो एक मेटल का रॉड हम निकाल देते हैं, जैसे पेट्रोल की गाड़ी है तो मेटल का रॉड हम ऐसे धरती से चिपका देते हैं। क्यों? ताकि अगर एक्स्ट्रा चार्ज हो तो वो धरती में चला जाए, एक्स्ट्रा चार्ज धरती में चले जाए। देखो, चार्ज पास सेफली टू ग्राउंड, और स्पार्क से बचाएगा और फायर से बचाएगा। तो प्लीज क्वेश्चन को भी पढ़ो, आंसर को भी पढ़ो, मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, जो बहुत ही गजब है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। Q1 प्लस Q2 जीरो, इसका क्या मतलब है? देखिए, Q1 प्लस Q2 जीरो का मतलब है
दो चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड में है बट अपोजिट इन नेचर, इसका क्या मतलब है? देखिए, जैसे एक 2 है तो दूसरा -2 है, तभी तो आंसर 0 आएगा। अब लॉजिकली सोचो, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर बताया जा रहा है कि Q1 प्लस Q2 0 है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक +2 है तो दूसरा -2 है, उनको ऐड किया गया है। तो 2 चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बड़ा अच्छा है। नेम द एक्सपेरिमेंट जिसने क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टेबलाइज किया था। मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, प्लीज ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और सीबीएसई में आ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कैन अ बॉडी हैव चार्ज 0.8 10 की पावर -19 कूलम, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए, सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास है ये वाली 1.6 10 की पावर -19 कूलम, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन का है, 1 इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन में 0.8 लिखा है। 0.8 का क्या, देखो 1 इलेक्ट्रॉन का अगर इतना चार्ज है तो 0.8 तो 1 इलेक्ट्रॉन से भी छोटा हो गया। तो हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा पॉसिबल नहीं है, चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही होना चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर इतना है तो इससे छोटा नहीं पॉसिबल है भाई। तो लिखा है देखो, नो बिकॉज इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट इन होल नंबर मल्टीपल ऑफ दिस, सो दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। ध्यान रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि हमारा 1 इलेक्ट्रॉन पर ही चार्ज अगर इतना होता है तो इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। ये कम चार्ज पॉसिबल ही नहीं है किसी भी हाल में। हाँ, इससे ज्यादा हो सकता है। इससे ज्यादा होने का मतलब कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉसिबल है, लेकिन इससे कम पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, काफी अमेजिंग क्वेश्चन है, ये बहुत हेल्प करेगा। देखो, 2 इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज सस्पेंडेड बाय 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास, समझिएगा, देखो ध्यान से, हमारे पास 2 बॉल्स है। अब उसके बीच में हमने क्या किया है? प्लास्टिक की शीट डाल दी, यहाँ पर प्लास्टिक की शीट। तो लिखा है कि 2 बॉल्स लटके हुए हैं और उनके बीच में हमने प्लास्टिक की शीट डाल दी, तो फोर्स कम हो जाएगा बेटा। द फोर्स बिटवीन 2 बॉल्स डिक्रीज बिकॉज प्लास्टिक रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्ज। यानी 2 चार्ज के बीच में अगर हम कोई मटेरियल डाल देते हैं, जैसे हमने ये मटेरियल डाल दिया 2 चार्ज के बीच में, तो इनके बीच का फोर्स कम हो जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, और ये सीबीएसई में पूछ चुके हैं और ये वैसे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो कहीं भी आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, लिखा क्या है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज एफ, व्हाट हैपन टू द फोर्स, अगर इनको हम वाटर में रख देंगे तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, फोर्स इन वाटर क्या हो जाएगा? फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाय डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी फोर्स यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। द फोर्स बिकम्स F/AT। F/AT क्यों? क्योंकि देखो, फोर्स इन वाटर पता है क्या हो जाएगा? फोर्स इन वैक्यूम बाय K। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, ये आपको ध्यान रखना रहेगा। तो फोर्स यहाँ पर घट जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 होता है, द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, व्हाट इज द परमिटिविटी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, यानी आपको K की वैल्यू दी हुई है 80 और क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द परमिटिविटी। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, एक बहुत सिंपल सा नियम मैं आपको बता रहा हूं जो आपको याद रखना है। हमारा जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है? वो होता है E अपॉन में, समझना, E अपॉन में E नॉट, E अपॉन में E नॉट, जहां E को हम बोलते हैं परमिटिविटी। तो आप क्या करो, K को एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगेन आई एम सेइंग। तो यहाँ पर अगर मुझे E निकालना है तो मुझे K और एप्सिलॉन नॉट को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर K एप्सिलॉन नॉट को आपस में मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है? K और एप्सिलॉन, तो हमारा जो E आएगा वो आएगा K इंटू में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर K की वैल्यू 80 है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबको पता है 8.85 10 की पावर -12 होता है। तो 80 इंटू 8.85 10 की पावर -12 को सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। यानी आपको ये फॉर्मुला याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन चुपके से आपसे पूछा जा सकता है। K जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो होता है E अपॉन में E नॉट। ये बात आप प्लीज ध्यान रखना किसी भी हाल में, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया। जहां K का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, और E का मतलब होता है परमिटिविटी। अब क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें बच्चों, ये काफी अच्छा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझना। लिखा है, 2 इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज डिफरेंट मैग्नीट्यूड। डिफरेंट मैग्नीट्यूड का मतलब पता है क्या? डिफरेंट मैग्नीट्यूड का मतलब है कि आपके पास चार्ज है, मान लो एक है 4 कूलम और एक है 2 कूलम। फिर कह रहा है कि अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर का मतलब है कि अगर एक प्लस का 4 है तो दूसरा माइनस का 2 होगा। ये बात आप ध्यान रखना प्लीज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो लिखा है कि उनके बीच में डिस्टेंस D है, ठीक है, डिस्टेंस कुछ है उनके बीच में। ये काफी अच्छा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है मुझे। इनको कॉन्टैक्ट में लाया गया। देखिए, जब इन दोनों को आपस में आप कॉन्टैक्ट करोगे तो पता क्या होगा? कॉन्टैक्ट करने से ये होता है कि एक के ऊपर चार्ज है 4, एक के ऊपर है -2 अपॉन में 2, 4 -2 अपॉन में 2। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि अगर इसका चार्ज 4 है, इसका -2 है, तो 4 -2 अपॉन में 2। एक्चुअली में जो रूल है बेसिक बता रहा हूँ, Q1 प्लस Q2/2, ये रूल है हमारे सिलेबस में, Q1 प्लस Q2/2। तो दोनों चार्ज को ऐड करना है, 4 -2 अपॉन में 2। तो हमने 4 -2 अपॉन में 2, 4 -2। तो उनको कॉन्टैक्ट में करने से क्या होगा? इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा आपका 2 कूलम और इसके ऊपर भी चार्ज कितना आ जाएगा? देखो 4 -2 नहीं, 2 नहीं आएगा, 1 ही आएगा ना। देखो लॉजिकली हमने एक रैंडम एग्जांपल लिया है, तो 4 -2 अपॉन में 2, तो ये 1 कूलम और ये भी 1 कूलम। अब देखो चार्ज दोनों का कैसा आया है, अगर हम फाइनल आंसर की बात करें तो दोनों के ऊपर प्लस प्लस आ जाता है। अगर दोनों के ऊपर प्लस आ गया है तो अब जो फोर्स होगा रिपल्सिव होगा, तो फोर्स रिपल्सिव होगा। और जैसा कि चार्ज की वैल्यू भी 1 कूलम और 1 कूलम हो गया है, तो चार्ज भी हमारा कम है तो फोर्स भी कम होगा हमारा, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, आफ्टर द कॉन्टैक्ट द गेट शेयर्ड इक्वली, उनके ऊपर चार्ज इक्वल हो जाएगा, ठीक है, एंड फोर्स बिटवीन देम रिपल्सिव हो जाएगा, इक्वल चार्ज हो जाएगा इनके ऊपर। समझ पाए? तो ऐसी क्वेश्चन करना है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखो, लिखा है, अ चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, विल इट ऑलवेज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन फ्रॉम द आईआईटी, पर ये सीबीएसई में पूछा जा सकता है, स्टेट बोर्ड में, आईएससी में कहीं भी पूछा जा सकता है। एक बात को अपने दिमाग में डाल लो, ऐसा हमें पढ़ाया जाता है कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है
और किसी चार्ज पार्टिकल को रखोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला जाएगा अगर वो पॉजिटिव है तो, और अगर वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो वो पीछे की तरफ चला जाएगा। ऐसा हमें पढ़ाया जाता है कि पॉजिटिव चार्ज है तो आगे जाएगा और नेगेटिव चार्ज है तो पीछे जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि एक चार्ज पार्टिकल फ्री टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसा नहीं है। अगर अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपने चार्ज पार्टिकल को ऐसे रख दिया, तब तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा, या तो आगे जाएगा या ये पीछे जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। लेकिन अगर आप चार्ज पार्टिकल को पहले से ही कुछ वेलोसिटी दे दो, जैसे मैंने चार्ज पार्टिकल को मान लो वेलोसिटी दे दिया कुछ अजीब सा, इधर वेलोसिटी दे दिया, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ थोड़ी चला जाएगा। यानी कि नो, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो स्टार्ट करेगा जीरो से तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसके पास सम वेलोसिटी है तो किसी भी डायरेक्शन में अंडरसेंड जा सकता है, इधर उधर जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर बेटा जो मैंने वर्ड यूज किया उसका मतलब होता है रैंडम। रैंडम मतलब रैंडमली कहीं भी जा सकता है। यानी अगर रेस्ट पर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने अगर स्टार्टिंग में वेलोसिटी दे दी तब तो कहीं भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है अ स्मॉल टेस्ट चार्ज इज रिलीज एट रेस्ट विल इट ट्रेवल अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स? नॉट ऑलवेज। वही सेम क्वेश्चन है ये दोनों, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर वो स्टार्ट, वही वाली बात है, इट मूव्स अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स ओनली इफ लाइन इज स्ट्रेट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स नॉट वेलोसिटी। क्या लिखा है? अ स्मॉल टेस्ट चार्ज इज रिलीज एट रेस्ट। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ा गया है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विल इट ट्रेवल अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स। अगर ये लाइन ऑफ फोर्स सीधा है तो ये इस तरफ ट्रेवल करेगा, बिल्कुल सीधी बात है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं। हमेशा नहीं क्यों? नॉट ऑलवेज। इट मूव्स अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स ओनली इफ द लाइन इज स्ट्रेट। अगर स्ट्रेट है तभी इसकी तरफ चलेगा। अगर मान लो ऐसा हो जाए तो भैया अब तो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा। ये बात समझ पा रहे हो? तो वही वाली बात है कि क्या लिखा है? स्मॉल टेस्ट चार्ज इज रिलीज एट रेस्ट। रेस्ट से रिलीज किया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। विल इट ट्रेवल अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स? तो लिखा है कि नहीं, हमेशा नहीं। क्यों? इट मूव्स अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स ओनली इफ द लाइन इज स्ट्रेट। अगर लाइन स्ट्रेट है तभी वो ऐसे मूव करेगा, अदरवाइज वो मूव नहीं करेगा। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स नॉट वेलोसिटी। ये फोर्स देखो, अगर मान लो पार्टिकल पे फोर्स ऐसे लगा तो वो ऐसे जाएगा, ऐसे लगा तो वो ऐसे जाएगा, ऐसे लगा तो वो ऐसे जाएगा, और ऐसे लगा तो ऐसे जाएगा। समझ पा रहे हो आप? अगर फोर्स ऐसे लगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे लगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे लगा तो ऐसे जाएगा, और स्ट्रेट लाइन में अगर फोर्स लग रहा है तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। इसको थोड़ा समझना और मुझे बताना समझ में आया कि नहीं आया। थोड़ा सा बुद्धिमानी वाली बात है इसके अंदर, दोबारा समझा दो। देखो, अगर स्ट्रेट लाइन है तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, सीधी बात है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज इनक्लोज्ड बाय स्फेरिकल सरफेस चेंजेस व्हेन रेडियस इज इंक्रीज? देखिए ध्यान रखिएगा, चार्ज वाले फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है वो चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। इस फॉर्मूले में रेडियस नहीं आता है, तो रेडियस से कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर को पढ़ लेना, काफी गजब की बात मैंने आपको भी बता दी। अब प्यारे बच्चों, अपने पास अगला टॉपिक क्या है? देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 15, अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is placed in uniform electric field for what angle between P and D torque is minimum? देखिए 0 डिग्री 180 डिग्री पे टॉर्क मिनिमम होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसके आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया। ठीक है, इसी को स्टेबल और अनस्टेबल भी कहते हैं। इसको स्टेबल, इसको अनस्टेबल कहते हैं। ओरिएंटेशन लिख लेना इस बात को, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लिखा है चार्ज इज क्लोज्ड सेंटर ऑफ क्यूब, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द क्यूब? देखिए सेंटर पर अगर रखा है क्यूब के सेंटर पे, तो फ्लक्स हमेशा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आता है। तो लिखा हुआ है कि क्यूब इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस? ईच फेस से क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर एक क्यूब है, ध्यान रखना, और इस क्यूब के सेंटर पर चार्ज है तो एक फेस से क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, और पूरे क्यूब से होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लिखा हुआ है अ चार्ज इज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द टू अपोजिट फेसेस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो अपोजिट फेसेस से क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये वाला तो हम अभी कर चुके हैं कि एक फेस से कितना होगा, वन फेस से क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट होता है। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? चार्जेस 2q माइनस q प्लेस्ड एट दिस एंड दिस। तो देखिए कहाँ रखा हुआ है, 2q रखा हुआ है ए पर, तो ये ए है, समझ रहे हो? यहाँ पर हमने 0,0 माना है, तो ये डिस्टेंस ए है और एक डिस्टेंस है 4a। मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ए पर रखा हुआ है 2q चार्ज एंड 4a पर रखा हुआ है -q चार्ज। ठीक है, तो एक स्फेयर बनाया गया है, तो इसका स्फेयर बनाया गया है, समझिएगा क्वेश्चन जितना मुझे याद है। हाँ, स्फेयर है, ये एक स्फेयर है और एक दूसरा ये वाला स्फेयर है। तो क्वेश्चन है कि फ्लक्स का रेशियो बताना है। देखिए अगर पहले स्फेयर की बात करें तो पहले स्फेयर से जो फ्लक्स होगा φ1 वो होगा चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या हो गया कि पहले स्फेयर से होगा 2q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब हम दूसरे स्फेयर से निकालेंगे, क्योंकि देखो चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ना, तो पहले स्फेयर में 2q है, लेकिन जो दूसरा स्फेयर है, दूसरे स्फेयर के अंदर आपका ये यही लिखा हुआ है ना, 2q में प्लेस जिसको फाइंड द रेशियो थ्रू कंसेंट्रिक स्फेयर ऑफ रेडियाई 2i एंड 8i। अच्छा, जो रेडियाई है ना 2i, जो सरफेस है, ये है और एक ये है, दो सरफेस है बड़े बड़े। चलो मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ अगले पेज लेके। चलो क्वेश्चन है, देखो ये 0 है, 0,0, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, ठीक है, कोई बात नहीं। एक को ए पर रखा हुआ है प्लस का 2q, और 4a डिस्टेंस पर रखा हुआ है माइनस का q, और एक स्फेयर है जिसका रेडियस है इतना बड़ा, और मतलब 2a है रेडियस 2a, और एक स्फेयर है जिसका रेडियस है और बड़ा 8a। तो कुल मिला के दो स्फेयर है। तो पहले स्फेयर से जो फ्लक्स होगा φ1 वो होगा 2q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन दूसरे स्फेयर की अगर हम बात करें φ2, तो दूसरा स्फेयर बहुत बड़ा है, तो दूसरे स्फेयर में अगर हम बात करें, दूसरा स्फेयर बहुत बड़ा है, तो दूसरे स्फेयर में -q भी आएगा और 2q भी आएगा, दोनों चार्ज आएंगे। तो प्लस 2q और -q कितना हो जाएगा? प्लस 2q एंड -q अपन में एप्सिलॉन नॉट। तो दूसरा हो जाएगा हमारा 2q - q अपन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये φ1 और ये φ2 को मिला के ध्यान रखना था कि जो बड़ा वाला स्फेयर बनेगा, बड़ा वाला स्फेयर में -q और 2q दोनों आएगा। तो ये φ1 और φ2 रेशियो लोगे तो ये कट जाएगा, आंसर आएगा 2/1। इसका आंसर ये रहा, मैंने यहाँ करके भी दिखाया हुआ है। ठीक है,
अब ये वाला क्वेश्चन खुद करना, होमवर्क है, लव यू, होमवर्क है, इसको करके दिखाना, कमेंट करना। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22, क्या बात है, ये वाला देखो, टू कंसेंट्रिक स्फीयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियस r 2r, चार्ज इतना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल, फाइंड q1 q2, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है q अपॉन में एरिया, जो कि होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो पहले वाले पे चार्ज है q1, ओके, फिर दूसरा है q बाई 4 पाई r स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है स्फीयर के लिए चार्ज अपॉन में एरिया, चार्ज अपॉन में एरिया। तो हम चार्ज अपॉन में एरिया का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या बोला है कि टू रेडियस r इन 2r है, तो पहले वाले का रेडियस को r लेना है, तो यहाँ पर आप r पुट करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है काफी, r। और दूसरे वाले का जो रेडियस है, दूसरे का जो रेडियस है, रेडियस वो है 2r, तो 2r का स्क्वायर मतलब 2r का स्क्वायर होगा। यहाँ पे बोला है कि इनका सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल का मतलब है कि इन दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वल रखना है, इक्वल रखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, यानी दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल रहेंगे। तो इक्वल रहने से क्या होगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर यानी 4, ये q1 है ये q2, तो यहाँ पर बचेगा 4, तो ये 1/4, तो q1/q2 आ गया हमारा 1/4, ये रहा q1/q2 1। यानी दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल रखने का मतलब होता है सिग्मा जो होता है ना, चार्ज अपॉन में एरिया, उसको इक्वल रखना, और स्फीयर के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो ये जो r स्क्वायर है ये 2r स्क्वायर है, तो 2r स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर यानी एक्स्ट्रा 4 आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए लिखा हुआ है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। टॉर्क का एक्सप्रेशन कई बार पूछा गया है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इन क्लोज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक स्फीयर में इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो नेट चार्ज 0 है, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल हो जाएंगे, तो बिकॉज द इनक्लोज चार्ज इज 0 हमारा फ्लक्स भी 0 होगा। अब तुम सोचोगे कि क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही गजब है, ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, होमवर्क जो बच्चा ये कर देगा मैं मान जाऊंगा, एक क्वेश्चन में होमवर्क दिया करूंगा इस सीरीज में। ये काफी अच्छा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, आई रिक्वेस्ट यू कि इसका आंसर कमेंट करना, पेपर तुम्हारे पास है, ये क्वेश्चन याद करना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है अगर टफ पेपर बना, तो इजी पेपर में नहीं आएगा। लव यू ऑल, और प्लीज सब्सक्राइब करके जाओ क्योंकि मैं बहुत पूरी सीरीज लेके आऊंगा, और मुझे कमेंट करके बताओ, और वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आया, कमेंट करके बताओ कि तुम्हें सीरीज कंटिन्यू रखनी कि नहीं रखनी। लव यू ऑल।